नमस्कार, मैं शिव आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था भाषा क्या होती है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं और उसके साथ ही साथ भाषा के जो प्रकार हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इससे संबंधित हमने थियरी भी पढ़ा था और एमसीक्यू भी सॉल्व किया था। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से उस वीडियो को पहले देख लीजिए। उसके बाद आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। फिर भी अगर आपने उस चैप्टर को पढ़ लिया है, तब आप ये चैप्टर एकदम आसानी से पढ़ सकते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग वर्ण विचार के बारे में बात करेंगे और वर्ण विचार के बाद हम इससे संबंधित जो भी एमसीक्यू हैं और पीवाईक्यू हैं, जो सीयूटी के एग्जाम में आए हुए हैं, यूजी और पीजी दोनों में, वो सारे क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, भाषा क्या है। तो भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को व्यक्तियों के सम्मुख लिखकर, बोलकर या संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं, वो भाषा कहलाता है। भाषा कितने प्रकार का होता है? तो भाषा 3 प्रकार की होती है: लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा में हम अपने भाव और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। जैसे आप कोई पत्र लिखकर जो है अपने भाव विचार प्रकट करिए, किताब लिखकर अपने भाव विचार प्रकट करिए, या आप चैट के माध्यम से भी प्रकट कर सकते हैं। मौखिक भाषा, इसमें अपने भाव और विचारों को व्यक्ति बोलकर प्रकट करता है। जैसे अभी मैं आपके सामने जो भी चीजें बोल रहा हूँ, ये मौखिक भाषा का पार्ट है। वहीं जो भी चीजें मैं लिख रहा हूँ, ये लिखित भाषा का पार्ट है। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा में व्यक्ति अपने भाव और विचारों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करता है। जैसे आपको ट्रैफिक में देखते होंगे, जो ट्रैफिक पुलिस होती है, वो आपको इशारों के माध्यम से बताता है कि आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, रुकना है, कैसे करना है। उसके अलावा जो भी मूक बधिर व्यक्ति होते हैं, गूंगे होते हैं, वो भी अपने विचारों को एक एक्सप्रेशन के माध्यम से जो है प्रकट करते हैं, संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा बहुत भाषा के बारे में। तो भाषा जो है, ये भाष धातु से बनी है। भाषा शब्द जो है, ये संस्कृत के भाष शब्द से बना हुआ है, भाष शब्द से बना हुआ है। आगे हम लोग देख लेते हैं व्याकरण क्या होता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा व्यक्ति शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखता है। अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं रहेगा तो हम चीजों को बोल तो लेंगे, लेकिन एक प्रॉपर वे में नहीं बोल पाएंगे। जो उसका एक सही तरीका होता है, उसको हम नहीं बोल उस तरीके से हम नहीं बोल पाएंगे। कहाँ हमें किस काल का प्रयोग करना है, वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल, अगर जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं रहेगा, तब तक हम उसको नहीं बोल पाएंगे। अब हम लोग जान लेते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो हिंदी की व्युत्पत्ति, भारत में जब विदेशी यात्री आते थे, तो वो सिंधु नदी को जो है पार करके आते थे, सिंधु नदी को पार करके आते थे। तो जो भी विदेशी यात्री या आक्रांता आए, वो सिंधु को सिंधु नहीं बोल पाते थे, वो सा को जो है हा बोलते थे और धा को दा बोलते थे। इसलिए यहाँ सिंधु को जो है ये लोग हिंदू बोलने लगे, हिंदू हिंदू बोलने लगे। और जो पूरा सिंधु के इस पार का एरिया था, जिसको आज हम भारत बोलते हैं, हिंदुस्तान, उसको ये लोग पूरा हिंदुस्तान बोलने लगे। तो यही हुआ, जो भी व्यक्ति थे सिंधु के इस पार, उनको हिंदू कहते थे और इसी हिंदू से जो है हिंदी बनी है। ये इसकी व्युत्पत्ति के बारे में हम लोग जान लिए। और हिंदी का जो अर्थ ये लोग लगाते थे, उसका अर्थ होता था हिंद देश के निवासी या हिंद देश की भाषा। तो हिंदी की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? सिंधु से हिंदू बना और हिंदू से हिंदी बना। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हिंदी की व्युत्पत्ति हो जाती है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार। क्या होता है वर्ण विचार? इसको हम लोग एकदम अच्छे तरीके से जान लेते हैं कि वर्ण विचार क्या होता है। अभी हमने बताया आपको, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। अभी हमने आपको बताया
ये भाषा जो है, भाषा ये संस्कृत के भाष धातु से बनी हुई है। संस्कृत के भाष धातु से बनी हुई है। संस्कृत के भाष धातु से बनी हुई है। अब हम लोग जान लेते हैं कि कोई भी भाषा होती है तो उसमें उसका वाक्य होता है। वाक्य के अलावा वाक्य का एक छोटा रूप होता है उपवाक्य, और उपवाक्य से भी एक छोटा रूप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पदबंध, और इससे भी छोटा होता है पद, और पद से भी छोटा होता है अक्षर, और अक्षर से भी छोटा होता है ध्वनि या वर्ण। ध्वनि या वर्ण। वाक्य क्या होता है? वाक्य जो है किसी भाषा की सार्थक इकाई होती है। वाक्य किसी भाषा की सार्थक इकाई होती है। वाक्य को अगर हम परिभाषित करें तो वाक्य है भाषा की सार्थक इकाई। भाषा की सार्थक इकाई। और उपवाक्य क्या है? ये वाक्य की छोटी इकाई है। वाक्य की छोटी इकाई। पदबंध क्या है? पदबंध उपवाक्य की छोटी इकाई है। उपवाक्य की छोटी इकाई। छोटी इकाई। पद क्या है? ये पदबंध की छोटी इकाई है। पदबंध की छोटी इकाई। अक्षर क्या है? अक्षर पद की छोटी इकाई है। और ध्वनि, ध्वनि जो है वो अक्षर की छोटी इकाई है। अक्षर की छोटी इकाई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो ध्वनि है या वर्ण, ध्वनि या वर्ण भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर हम सरल शब्दों में देखें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण हुआ। तो वर्णों के मेल से अक्षर बनते हैं। अक्षर, और अक्षर से ही शब्द बनते हैं। इसी को हम लोग पद बोलते हैं। और शब्द से ही पदबंध बनते हैं। पदबंध, और पदबंध से ही आगे चल के उपवाक्य बनता है। उपवाक्य, और उपवाक्य से ही आगे चल के वाक्य बनता है। वाक्य बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, उसको ध्वनि या वर्ण बोलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई। यही प्रश्न जो है कई बार परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण बोलते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं। यही चीजें यहाँ पर दी गई हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। और वर्णों के समूह से ही जो है वर्णमाला बनता है। वर्णों के समूह से ही वर्णमाला का निर्माण होता है। हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर कुल 52 वर्ण होते हैं। ये आप एकदम अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन देखने को मिलते हैं। इसमें वर्णमाला को अगर हम डिवाइड करें, वर्णमाला, तो वर्णमाला को 2 भागों में जो है बांटा गया है। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर में और दूसरा व्यंजन में बांटा गया है। व्यंजन में तो स्वर की कुल संख्या 13 है लेखन के आधार पर, और व्यंजन की कुल संख्या 35 है, और इसके साथ 4 इसमें संयुक्त व्यंजन देखने को मिलते हैं। आगे हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, स्वर के कितने प्रकार हैं, कितने भागों में इसको विभाजित किया गया है, ये इन सब चीजों को
इन सब चीजों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो स्वर स्वर की कुल संख्या यहाँ पर 13 दी गई है। इसमें अ आ ई उ ऊ री ए आए ओ आओ अंग आ। तो टोटल यहाँ पर कुल 13 स्वर यहाँ पर दिए गए हैं। गिन लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि री अंग और आह इसको जो है ब्रैकेट में करके लिखा गया है। इसकी भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे कि इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा गया है। व्यंजन की बात कर लें तो व्यंजन में यहाँ पर क ख ग घ अंग, चा छ ज झ ञ, टा ठ डा ढ अड़, ता थ द ध न, पा फ ब भ म, य र ल व ये जो है अंतस्थ व्यंजन है। शा ख स ह ये ऊष्म व्यंजन है। छत्रंग्या और स्त्र संयुक्त व्यंजन है। ड़ा और ढा ये द्विगुण व्यंजन है। स्वर क्या होता है? तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के या बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 13 है। इन 13 में यहाँ पर आप देख रहे हैं कुल स्वरों की संख्या 11 दी गई है। अभी हमने बताया था लेखन के आधार पर टोटल 13 है। यहाँ पर अंक और आह इसको छोड़ दिया गया है क्योंकि ये अनुस्वार हैं। तो ये जो टोटल 11 स्वर हैं इसमें कौन कौन से हैं? अ आ ई उ ऊ री ए आए ओ आओ। तो ये टोटल 11 स्वर दिए गए हैं। अब स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है? तो स्वरों का वर्गीकरण जो है वो 3 तरीके से किया गया है। पहला है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। तो इस आधार पर स्वरों का उच्चारण जो है वर्गीकरण 3 तरीके से किया गया है। हम लोग इसको एकदम डिटेल तरीके से देख लेते हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर तो इस आधार पर आप देख रहे हैं जो स्वर हैं, स्वर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये स्वर हैं दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर के अलावा दूसरा आपका हरस स्वर है, हरस स्वर, और तीसरा जो है वो है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। हरस स्वर क्या होते हैं? तो हरस स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा या ब्रैकेट में कम समय लगता है। एक मात्रा का जो है समय लगता है उनको हरस स्वर बोलते हैं। ये स्वर कौन कौन से हैं? इसमें छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। तो ये जो 3 स्वर हैं ये ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? तो दीर्घ स्वर ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है। इनमें कौन कौन से स्वर आते हैं? इनमें आपके बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इसके अलावा ए, ऐ, ओ, औ और आ। ये आ लिख के जो हम लोग ऊपर ए लगा देते हैं तो इसको आ पढ़ते हैं। तो टोटल ह्रस्व स्वर में अ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ और आ, ये टोटल इतने स्वर हैं जो दीर्घ स्वर में आते हैं। और प्लुत स्वर क्या होते हैं? प्लुत स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण काल में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय आपको देखने को मिलता है। इसमें जो है दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है, ज्यादा समय लगता है। ऐसे स्वर कहाँ प्रयोग में आते हैं? जैसे
आप किसी को जो है जोर से बुलाइए, जैसे किसी का नाम राम है, तब राम को जो है जब जोर से बुलाया जाएगा तो वो हो जाएगा राम। तो अब जब हमने जोर से बुलाया उसको, किसी को, कोई व्यक्ति कहीं दूर है और उसको बुलाया जाता है कि राम यहाँ आओ, तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो दीर्घ स्वर है उससे भी ज्यादा समय लग रहा है। तो इस आधार पर क्या निर्णय यहाँ पर निष्कर्ष निकल रहा है कि हर्ष स्वर में कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में दो मात्रा का समय लगता है, और प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उच्चारण काल के आधार पर स्वर को तीन भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आगे हम लोग देख लेते हैं विभाजन की इस प्रक्रिया में स्वर को जो है जीभ के प्रयोग के आधार पर भी तीन भागों में बांटा गया है। जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर इसमें ये तीन प्रकार कौन कौन से हैं? इसमें तीन प्रकार हैं आपके। पहला है अग्रस्वर, अग्रस्वर, दूसरा है मध्य स्वर, मध्य स्वर, और तीसरा यहां पर है पश्च स्वर, पश्च स्वर। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये तीनों स्वर किस किस प्रकार से जो है काम आते हैं। तो जो अग्रस्वर होता है, अग्रस्वर में जीभ का अगला हिस्सा जो है बोलने में काम आता है। इसमें जीभ का अगला हिस्सा बोलने में काम आता है, अगला हिस्सा प्रयोग आता है, प्रयोग आता है। इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? तो इसमें ई, ई, ए और ऐ, ये चार स्वर हैं जिसे वो अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। मध्य स्वर देख लेते हैं। तो मध्य स्वर में क्या होता है? तो मध्य स्वर में जीभ का मध्य वाला हिस्सा जो है प्रयोग में आता है। इसमें जीभ का मध्य हिस्सा प्रयोग में आता है, जीभ का मध्य हिस्सा प्रयोग में आता है, मध्य हिस्सा प्रयोग में आता है। इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? तो इसमें जो छोटा आ है सिर्फ यही आता है मध्य स्वर में, छोटा आ। आप जब बोलेंगे आ तो इसमें सिर्फ जीभ का मध्य भाग प्रयोग में आ रहा है। और वहीं जो पश्च स्वर है, तो पश्च स्वर में जीभ का पिछला हिस्सा बोलने में काम आता है, जीभ का पिछला हिस्सा, जीभ का पिछला हिस्सा। इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? तो इसमें बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसके अलावा ओ, औ और आ, ओ, औ और आ। तो ये जो है टोटल 6 स्वर पश्च स्वर में आते हैं। अब यहां पर एक तीसरा जो है एक आधार भी दिया गया है इसके वर्गीकरण का, और वो है ओंठ की आवृत्ति के आधार पर, ओंठ की आवृत्ति के आधार पर, आवृत्ति या स्थिति के आधार पर, ओंठ की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर। तो इसमें कितने भागों में बांटा गया? तो दो भागों में। ये है आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी, और दूसरा है वृत्तमुखी, आवृत्तमुखी और दूसरा है
वृत्तमुखी। अवृत्तमुखी क्या है? तो अवृत्तमुखी में जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, यहां पर इसको हम कहेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होते हैं, ओठ गोलाकार नहीं होते हैं। इनमें कौन कौन से स्वर आते हैं? तो इसमें छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। तो ये टोटल जो है 6 स्वर हैं जो अवृत्तमुखी में आते हैं, अर्थात इनको बोलते समय हमारा जो ओठ है वो गोलाकार नहीं होता है। वहीं वृत्तमुखी है तो वृत्तमुखी में स्वरों के उच्चारण में आपके जो ओठ होंगे वो गोलाकार हो जाएंगे, ओठ गोलाकार हो जाते हैं, गोलाकार हो जाते हैं। इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? तो जो अभी बचे हुए स्वर हैं वो सब आ जाते हैं, जैसे उ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ। ये जो 5 स्वर हैं ये वृत्तमुखी में आते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं हवा के निकलने के आधार पर या नाक के आधार पर जो है स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो नाक की स्थिति के आधार पर भी स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। नाक की स्थिति के आधार पर, नाक की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर। तो नाक की स्थिति के आधार पर यहाँ पर 2 प्रकार से जो है इनका वर्गीकरण किया गया है। पहला है निरानुशासिक, निरानुनासिक, और दूसरा है अनुनासिक, दूसरा है अनुनासिक। निरानुनासिक स्वर कौन कौन से होते हैं? तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, उच्चारण के समय, उच्चारण के समय हवा केवल मुंह से निकलती है, हवा केवल मुख से निकलती है। और जो अनुनासिक हैं इसमें उच्चारण के समय, उच्चारण के समय हवा मुख और नाक दोनों से निकलता है, मुख और नाक दोनों से निकलता है, दोनों से निकलता है। ऐसे कौन कौन से स्वर हैं जो निरानुनासिक हैं? तो इसमें छोटा आ, बड़ा आ और ई, ये स्वर जो है मौखिक स्वर या निरानुनासिक हैं। और जो अनुनासिक हैं इसमें अंग, आ और इसके अलावा ई, तो ये सब जो हैं वो अनुनासिक हैं। तो ये टोटल स्वर के प्रकार थे। अब हम लोग एक बार पीपीटी देख लेते हैं, पीपीटी में क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो अभी हमने बताया उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय या केवल एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसमें अ, ई, उ आते हैं। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है या 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इसमें बड़ा आ, बड़ी ई,
बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, आ, ये जो है दीर्घ स्वर है। प्लुत स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे किसी व्यक्ति को बुलाने में किया जाता है, नाटक में संवाद के समय प्रयोग किया जाता है। उदाहरण जैसे ओम, राम, सुनो, तो ये सब जो है ये प्लुत स्वर के उदाहरण हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर को जो है 3 भागों में बांटा गया है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर में क्या होता है? अग्रस्वर में उच्चारण के समय जीभ का अगला हिस्सा प्रयोग में आता है। मध्य स्वर में उच्चारण के समय में जीभ का मध्य हिस्सा प्रयोग में आता है। पश्च स्वर में उच्चारण के समय जीभ का जो है पिछला हिस्सा प्रयोग में आता है। अग्रस्वर कौन कौन से हैं? छोटा ई, बड़ी ई, ए और ऐ। मध्य स्वर कौन से हैं? तो आ, छोटा आ जो है वो मध्य स्वर है, और पश्च स्वर बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ, ये जो है पश्च स्वर कहलाते हैं। मुख के खुलने के आधार पर, तो मुख के खुलने के आधार पर जो है स्वर को 4 भागों में बांटा गया है, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर और संवृत स्वर। तो विवृत स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो है पूरा खुलता है, उन्हें विवृत स्वर बोलते हैं। अर्थात ऐसे स्वर जिनको बोलते समय हमारा मुख पूरी तरीके से खुल जाए, उसे विवृत स्वर बोलते हैं। इसमें बड़ा आ शामिल है। बड़ा आ जब हम बोलते हैं तो हमारा मुंह पूरा खुल जाता है। एक बार आप बोल के देखिएगा, पूरा मुख आपका खुला रह जाएगा। अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर में जब स्वर का उच्चारण करते हैं तो मुख द्वार जो है केवल आधा खुला रहता है, इनको अर्धविवृत स्वर कहते हैं। इसमें छोटा आ, ए, छोटा आ, ऐ, औ और आ, ये जो है अर्धविवृत स्वर है। अर्ध संवृत स्वर क्या है? तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, उन्हें अर्ध संवृत स्वर जो है कहते हैं। अर्ध संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। इसमें ए, ओ, ये जो है अर्ध संवृत होते हैं। और संवृत स्वर क्या होते हैं? तो जिन स्वर के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, उन्हें अर्ध संवृत स्वर, उन्हें जो है संवृत स्वर कहते हैं, उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। इसमें छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो ये 4 स्वर हैं जो संवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग स्वर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं। तो हिंदी में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। देवनागरी लिपि व संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है। और 13 कब होती है? जब इसमें री और ली, ये 2 स्वर जब जोड़ दिए जाते हैं, तब यहाँ पर 13 स्वर हो जाते हैं। और शुद्ध स्वर की संख्या जो है वो 10 होती है। री, जो री की मात्रा होती है, उसमें री और री दोनों को जोड़ दिया जाता है, तब ये बड़ी री बनती है। और यह दीर्घ स्वर संधि में नहीं है। री का वर्तमान उच्चारण स्थान आधा रा और ई को मिलाकर बनता है, जिससे री होने लगा है। और इसका उच्चारण करते समय जिह्वा अर्थात जीभ और मूर्धा, मुंह के ऊपर का हिस्सा जो है, मुख के ऊपर का हिस्सा, इसको स्पर्श करते हुए निकलती है। अतः यह हिंदी में शुद्ध स्वर नहीं है, इसलिए हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या जो है 10 ही है। व्यंजन क्या होते हैं? तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं, उनको व्यंजन कहते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण जो होते हैं, उनको व्यंजन कहते हैं। यहाँ पीपीटी में गलत चीजें दी गई थी। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। और प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में छोटा आवर्ण छिपा रहता है, छोटा आवर्ण छिपा रहता है। छोटा आ के बिना जो है व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों की संख्या कुल 33 है। इसमें द्विगुण व्यंजन ड़ा और ढ़ा, ये ड़ा और ढ़ा जो है, ड़ा और ढ़ा, इसको हम लोग द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। द्विगुण व्यंजन, इनको जोड़ देने से कुल व्यंजन की संख्या 35 हो जाते हैं।
तो इनको आप देख रहे होंगे तो 5 वर्ग में बांटा गया है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता और पा। तो टोटल 5 वर्ग हैं। का वर्ग में 5 आपके व्यंजन हैं, का खा गा घा अंगा। चा वर्ग में चा छा जा झा इया। टा वर्ग में टा ठा डा ढा अड़ा। ता वर्ग में ता था दा धा ना। पा वर्ग में पा फा बा भा मा है। और अंतस्थ व्यंजन में या रा लावा ये 4 व्यंजन है। और ऊष्म व्यंजन में सा खा सा हा ये 4 व्यंजन शामिल हैं। जैसे अभी हमने आपको स्वर का वर्गीकरण बताया, अब उसी तरीके से हम लोग व्यंजन का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो व्यंजन को भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब हम लोग एक एक देख लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा केवल फेफड़ों से निकलते हुए मुख के किसी विशेष स्थान, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होंठ को स्पर्श करते हुए निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनमें कैसे हवा आगे बढ़ती है, कंठ को स्पर्श करते हुए निकले या ताल को स्पर्श करते हुए निकले, मूर्धन्य को या दंत को या तो होंठ को स्पर्श करते हुए निकले। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो आपके का वर्ग में चीजें आती हैं। यहाँ पर दिया गया है जो का वर्ग है, तो का वर्ग वो कंठ में आता है। कंठ, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। इसमें का खा गा घा अंगा ये 5 आपके व्यंजन आते हैं। तालव्य में तालव्य का उच्चारण स्थान तालु होता है। इसमें चा छा जा झा और या आते हैं। मूर्धन्य, मूर्धन्य का उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसमें टा ठा डा ढा और अड़ा आते हैं। दंत का उच्चारण स्थान दांत है। इसमें ता था दा धा और ना आते हैं। ओष्ठ, ओष्ठ का उच्चारण स्थान ओठ है। इसमें पा फा बा भा और मा आते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है सघोष अल्पप्राण, सघोष महाप्राण। इन सब चीजों को आगे हम लोग डिटेल से चर्चा कर लेते हैं कि ये सब चीजें क्या होती हैं। यही चीजें यहाँ पर दी गई हैं कि घोषत्व के आधार पर घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। जब हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो बोलने की तंत्रियां हैं उसमें अगर कंपन उत्पन्न हो तब उसे घोष बोला जाता है। यहाँ पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, पहला अघोष व्यंजन और दूसरा सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन क्या है? अघोष व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन शामिल है। और सघोष क्या होता है? सघोष जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तो जो 5 वर्ग अभी हमने आपको बताए थे, कचट तप, कचट तप, ये टोटल 5 वर्ग हैं। का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग और ता वर्ग। तो ये टोटल 5 जो वर्ग हैं। तो इन वर्गों में जो आपका तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन होता है वो सघोष कहलाता है। एक बार मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सघोष में ये तीसरा वर्ग है, तीसरा, चौथा और 5वां। तो इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, जैसे ग, घ, अंगा, जा, झा, इया, डा, ढा, अड़ा, दा, धा, न, बा, भा, मा। तो इनको जब हम बोल रहे हैं तो हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो रहा है। वहीं जो अघोष व्यंजन है, जैसे का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, तो इन सबको बोलने में हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं हो रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व, प्राण, यहाँ प्राण का अर्थ वो हवा से है। प्राण का अर्थ हवा से है। तो इस आधार पर व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है, पहला है अल्प प्राण और दूसरा है
महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब है कि जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उनको अल्प प्राण बोला जाता है। तो जो आपका 5 वर्ग दिया है उसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन है वो अल्प प्राण है, अर्थात उनको बोलते समय कम जो है हवा बाहर निकलती है। और महाप्राण क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है उन्हें महाप्राण बोला जाता है। तो प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा व्यंजन है वो महाप्राण में आता है। यहाँ पर आप देखिए, तो प्रत्येक वर्ग का यहाँ आप देख रहे हैं पहला और तीसरा, तो ये जो व्यंजन है ये महाप्राण अल्प प्राण के हैं। पहला और तीसरा ये जो है अल्प प्राण के हैं। इसमें का, कचट तक इसके 5 अक्षर आ जाते हैं, व्यंजन आ जाते हैं, और दूसरा यहाँ पर ग, ज, ड, द और बा, ये अल्प प्राण में आते हैं। महाप्राण में कलर एक बार यहाँ से चेंज कर लेते हैं ताकि चीजें अच्छे से एकदम दिखते रहें आपको। महाप्राण में दूसरा वर्ग और यहाँ पर चौथा और पांचवा, तो प्रत्येक वर्ग का ही जो दूसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन है ये महाप्राण में आता है। इसमें ख, छ, ट, थ, फ, उसके अलावा जो है ये आप दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बारे में, ये क्या चीजें हैं। तो अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा को छोड़, ला, वा को जो है अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। या, रा, ला और वा, ये जो 4 व्यंजन है इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा जो है मुख के किसी विशेष स्थान पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा पैदा करे, उसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे शा, सा, सा, हा, ये जो 4 व्यंजन हैं इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब इसमें शा जो है उस तालव्य शा है, ये जो खटकोण वाला शा है इसको मूर्धन्य बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसको खटकोण बोलते हैं और कहीं कहीं पर इसको षटकोण बोलते हैं। तो ये जो शा है इसको मूर्धन्य बोलते हैं और ये जो सा है इसको दंत बोलते हैं। तो शा का यहाँ पर 3 वर्गीकरण दिया गया है, तालव्य शा, मूर्धन्य शा और दंत शा। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो है 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। जैसे छत्री वाला छा, तो ये जो है आधा का और शा से मिलकर बना है। ज्ञा, तो आधा जा और इया से मिलकर बना है। त्रा, ता आधा ता और रा से मिलकर बना है। स्रा आधा शा और रा से मिलकर बना हुआ है। नोट दिया गया है कि सामान्य या व्यवहारिक बोलचाल की भाषा में हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है। मानक रूप से कुल जो है वर्ण 52 है, जिसमें 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त अक्षर, 2 उच्छिप्त। उच्छिप्त क्या है? जो आपके ड़ा और ढ़ा हैं इन्हीं को उच्छिप्त बोलते हैं। तो टोटल यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं, टोटल 52 वर्ण हैं। कहीं पर आपसे परीक्षा में पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो टोटल 52 वर्ण है, जिसमें 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त अक्षर और 2 उच्छिप्त व्यंजन शामिल हैं। ये जो आ लिखा जाता है आ, इसके ऊपर ये जो चिन्ह लगता है ये अंग्रेजी के आगत या गृहीत स्वर से संबंधित है। इसका प्रयोग अधिकतर जो इंग्लिश के वर्ड हैं उसमें प्रयोग होता है, जैसे कॉलेज, नॉलेज, इन सब में इनका प्रयोग होता है। अब जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है कंठ, ताल, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, यही जो है इनके उच्चारण स्थान है। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि कंठ में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तालु में, मूर्धन्य में, दंत में और ओष्ठ में क्या क्या आते हैं। तो कंठ में इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसमें छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग के सभी वर्ण, हा और विसर्ग, ये जितने आते हैं ये सभी का वर्ग से संबंधित हैं। तालु में इसका उच्चारण स्थान जो है ये तालव्य होता है। इसमें छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग के सभी अक्षर और इसके अलावा या और शा, ये सभी
तालु में जो है शामिल होते हैं, तालव्य वर्ण है। मूर्धन्य में री, टा वर्ग के सभी वर्ग वर्ण, और यहाँ पर रा, सा, ये जो है मूर्धन्य में शामिल हैं। दंत में री, दंत में आपके री, ता वर्ग के सभी वर्ण और ला और सा शामिल हैं, और इनका उच्चारण स्थान जो है वो दंत होता है। ओष्ठ में उच्चारण स्थान आपका ओठ होता है, इसमें छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा वर्ग के सभी वर्ण और ये जो है शामिल हैं। नासिका, नासिका का उच्चारण स्थान जो है आपके ये नाक होता है, इसमें आपके जो अंग होते हैं ये शामिल हैं। और कंठ तालु, कंठ तालु में जो है कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है, तो ए और ऐ ऐसे जो है जो वर्ण है वो कंठ तालु में आते हैं। कंठोष्ठ में इसमें कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है, तो ओ और औ जो है ये कंठोष्ठ में आते हैं। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में क्या होता है, दंत और ओष्ठ इन दोनों का प्रयोग होता है, तो इसमें जो वा वर्ग, वा वर्ण है ये दंतोष्ठ में होता है। जब आप वा को बोलेंगे इसमें आपके दांत का भी हल्का सा प्रयोग होता है और साथ ही साथ ओठ का भी प्रयोग होता है। अब हम लोग एक एक प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर इसका उत्तर हो सकता है। तो अभी सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। शब्द होती है, मात्रा होता है, वर्ण होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण बोलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण बोलते हैं। आगे दिया गया है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण जो है वो ह्रस्वर, ह्रस्व, स्वर या प्लुत होते हैं, स्वर व्यंजन या आयोगवा होते हैं, स्वर या व्यंजन होते हैं, मूल या संयुक्त वर्ण होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया वर्ण को जो है दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन, दूसरा है व्यंजन। तो इसका सही उत्तर है आपका सी, स्वर और व्यंजन। अगला स्वर है व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या बोलते हैं। तो जो व्यंजन और स्वर होता है उसके संयुक्त रूप को हम लोग व्यंजन और स्वर का जो संयुक्त रूप होता है उसको हम लोग अक्षर बोलते हैं। वर्णमाला किसे बोलते हैं। शब्द समूह को बोलते हैं, जी नहीं। वर्णों के संकलन को बोलते हैं, जी। शब्द गणना को बोलते हैं, नहीं। वर्णों के व्यवस्थित रूप को बोलते हैं, तो नहीं। तो इसका सही उत्तर बी होगा, वर्णों के संकलन को वर्णमाला बोलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि वर्णों के समुदाय को क्या बोलते हैं। तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला बोलते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। तो हिंदी में ध्वनियां दो प्रकार की होती हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन है एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं। अक्षर बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं, या अनुस्वार बोलते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को जो है, मेल से जो है अक्षर बनते हैं। 7वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं। संज्ञा बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। तो उन्हें व्यंजन बोलते हैं। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं। संज्ञा, स्वर, व्यंजन या विसर्ग। तो सही उत्तर इसका सी है, व्यंजन। सही उत्तर इसका बी होगा। तो स्वर क्या होते हैं। स्वर ऐसे शब्द होते हैं जो स्वतंत्रता से बोले जाते हैं। इनको बोलने में जो है किसी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वच्छंद होते हैं। और व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो इसका सही उत्तर बी होगा, स्वर। 9वां नंबर का प्रश्न है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, विवृत स्वर। तो अभी मैंने बताया था जब जीभ के आधार पर वर्गीकरण किया जाता था 3 प्रकार से स्वर इसमें आते थे।
अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। इसमें विवृत स्वर नहीं आता है, तो ये जो है इसी का ऑप्शन डी सही है, विवृत स्वर। 10 नंबर का प्रश्न है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं? आगत बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन ऊष्म बोलते हैं, अंतस्थ बोलते हैं, आयोगवाह। तो इसका सही उत्तर डी है। तो आयोगवाह की गणना न तो स्वर में की जाती है और न ही व्यंजन में की जाती है। 11 नंबर का प्रश्न है, आयोगवाह किन्हें कहा जाता है? महाप्राण को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को या अल्प प्राण को? तो इसका सही उत्तर है बी, अनुस्वार और विसर्ग को आयोगवाह बोला जाता है। आयोगवाह अंग और आह, ये जो दो वर्ण हैं इनको आयोगवाह बोला जाता है। यही प्रश्न आगे दिया है, अंक और आह किसे कहते हैं? तो आयोगवाह को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से आयोगवाह स्वर है, तो यहाँ आप देख रहे हैं प स्वच्छंद है, प्री है, मा, आ और लास्ट में यहाँ पर डी है, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। 13 का सही उत्तर डी है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, ड़ा और ढा को क्या कहा जाता है? सजातीय वर्ण, विजातीय वर्ण, विकसित वर्ण या इनमें से कोई नहीं? तो 14 का सही उत्तर यहाँ पर दिया जाएगा, विकसित वर्ण के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। 14 का सही उत्तर विकसित वर्ण होगा। और इसके अलावा यहाँ पर रा और ढा को जो है एक और नाम दिया गया है, और वो नाम है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त व्यंजन इनको बोला जाता है। 15 नंबर का प्रश्न है, किस शब्द में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है? और पंचम अक्षर क्या होते हैं? जो जैसे आपके अंगा, या, अड़ा, ना और मा, ऐसे जो है शब्द हैं, तो ये सभी उसमें नहीं है। तो पहला यहाँ पर दिया गया है संपदा, दूसरा है अंगूठी, तीसरा है गंगा और चौथा है डंडा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अंगूठी, तो इसमें जो है संपदा, तो संपदा में आप देख रहे हैं माँ आया हुआ है। अंगूठी में ये जो है आपका ये आया हुआ है अंग। तो ये जो है अभी आपको आयोगवाह बताया गया, क्या था ये? आयोगवाह। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा। गंगा में अंग की मात्रा आई हुई है। डंडा में आड़ा आया हुआ है। गंगा में अंगा आया हुआ है। संपदा में माँ आया हुआ है। तो यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है? वक्त, वरक, वक्र या वर्ग? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पहला जो है वर्ण है सबका वाह है। पहला जो है वर्ण सबका वाह है। वक्त को हम ऐसे लिखेंगे, वक्त, उसके बाद वरक, फिर वक्र, फिर उसके बाद वर्ग है। तब जो शब्दकोश होता है, शब्दकोश में पहले पूर्ण वर्ग को रखा जाता है, उसके बाद जो है आधे वर्ण को रखा जाता है। तो यहाँ पर का जो है वो आधा है, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, वक्त। 17 नंबर का प्रश्न है, स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय नीचे लगाते हैं। स्वर रहित व्यंजन लिखते समय नीचे लगाते हैं, क्या लगाते हैं? अनुनासिक, अनुस्वार, हलंत या विसर्ग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हलंत। जैसे अभी जो है कुछ ऐसा चीज, जैसे हमने लिखा वक्त। तो एक तो वक्त ये सही है, दूसरा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे वक्त और का के नीचे हलंत लगा दिए, तब ये हो गया हलंत, वक्त। 18 नंबर का प्रश्न है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? प्रत्येक शब्द की वर्तनी को सभी वर्गों को उसी के अलग अलग क्रम में दिखाना क्या कहलाता है?
वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद, संधि या संधि विच्छेद। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा वर्ण विच्छेद। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक शब्द में वर्तनी में जो भी वर्ण आ रहे हैं उनको अलग अलग दिखा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा वर्ण विच्छेद। 19 नंबर का प्रश्न है प्लुत स्वर कौन से हैं? अभी हमने बताया था प्लुत स्वर, तो इसमें ए ऑप्शन ओम जो दिख रहा है वो आपका प्लुत स्वर है, बाकी बी, सी और डी ये गलत हैं। 20 नंबर का और इस सेशन का आखिरी प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वा वर्ग है। वा वर्ग किस में आता है? तालु में, दंत में, ओष्ठ में या मूर्धन्य में? तो अभी मैंने आपको बताया था एक वर्ग कचट तप कचट तप। तो का वर्ग आपका कंठ में आ जाएगा, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। तो पा वर्ग में ही आपके आएंगे पा फा बा भा मा, और उसके अलावा जो है ता वर्ग में ता था दा धा ना, फिर यहाँ पर सारी चीजें आएंगी। तो वाव जो है इन पांचों वर्गों से अलग है, तो ये इसका वर्ग जो है स्थान क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया था दंत और ओष्ठ, वा दंत और ओष्ठ इसका प्रयोग करके हम बोल रहे हैं। तो 20 का सही उत्तर बी है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं, इस क्लास का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ यहाँ पर क्लियर दिख नहीं रहा है, कलर को चेंज कर दिया जाए। यहाँ पर सही दिख नहीं रहा है, कलर को हम लोग चेंज कर लेते हैं। अगर आप इस क्लास का फ्री पीडीएफ चाहते हैं, फ्री पीडीएफ, तो इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम हंट ऐप को डाउनलोड करना होगा। आप एग्जाम हंट ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पर आप फ्री सेक्शन में जब जाएंगे, फ्री कंटेंट में, तो फ्री कंटेंट में आपको इसका वीडियो भी वहां पर मिल जाएगा और इसका पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और नेक्स्ट क्लास हम लोग लेकर आएंगे शब्द विचार से संबंधित। और जो भी बच्चे सीयूटी यूजी या सीयूटी पीजी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, सीयूटी यूजी या पीजी 2026, उनको आप बताइए कि एग्जाम हंट पर रेगुलर क्लासेस चलने लगी हैं। अगर आप प्री तैयारी करना चाहते हैं तब आप इस चैनल से जरूर जुड़ें और आप अपने साथियों, मित्रों, दोस्तों तक जो है इस बात को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।